हेलो व्यूअर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर उज्ज्वल बायोलॉजी क्लासेस। इसमें चैप्टर हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हैं, यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी जो कि एनसीईआरटी का यूनिट है। इसका चैप्टर का नाम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा था। आज टुडे वी विल स्टडी अबाउट द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इस तरह हमारे रेस्पिरेशन का कंट्रोल ब्रेन के द्वारा कैसे कंट्रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी कुछ चीज़ें हम लोग जानेंगे अबाउट द रेगुलेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आज का थॉट देख ले क्या है। विजडम इज नॉट a product of education, it is a result of a lifetime of learning। तो wisdom, education तो important है ही, wisdom is not a product of education but it is a result of lifetime of learning। तो हमेशा लर्न करते रहना चाहिए, डेली कुछ ना कुछ लर्न करते रहिए, डे बाय डे का प्रोग्रेस डेली देखिए ना, अपने अंदर क्या क्या आप इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, क्या क्या नया चीज़ लर्न कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम्स तो लास्ट में है ही, तो अपने आप आपका रिज़ल्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में भी पढ़ा था। दो फॉर्म में होता है, एक तो प्लाज्मा के फॉर्म में 3% और ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97%, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो ट्रैवल करता है वो हीमोग्लोबिन से जो उसका रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होता है। और का दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 3 फॉर्म में हुआ था। प्लाज्मा अबाउट 7%, और फिर वो प्लाज्मा के पानी में तो 7% मिल सकता है, या फिर आरबीसीज में वो फॉर्म क्या सकता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 23% और फिर बाइकार्बोनेट 70%। इसके बारे में हम देखा था। इसमें भी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कैसा बाउंड होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है हीमोग्लोबिन के साथ। मतलब कि बेसिकली क्या होता है ना, आरबीसी एक नाव की तरह नदी में बह रहा। नदी क्या है, ब्लड वेसल्स। तो लंग्स के पास आएगा तो नाव में वो किसको लेकर आएगा, ऑक्सीजन को लेकर आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लंग्स के बाहर छोड़ देगा, जो कि एक्सपेल आउट हो जाएगा। फिर उसी नाव में आरबीसी तैरता हुआ ऑक्सीजन को लेता हुआ कहाँ जाएगा, टिश्यूज़ के पास। टिश्यूज़ को ज़रूरत है ना, टिश्यूज़ लोग भूखे हैं ऑक्सीजन के लिए, तो टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन लेकर जाएगा और टिश्यूज़ को ऑक्सीजन दे देगा, और उन लोग जो अपना जो रिएक्शन करेंगे न्यूट्रिएंट के साथ, जो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, एटीपी एनर्जी बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मेटाबॉलिक वेस्ट बना उसको वापस से लेकर अपने नाव में वापस से बैठा लेगा, और फिर वो वापस फिर लंग्स को बाहर कर देगा। तो ये इसका बेसिक फंक्शन आरबीसीज का बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और दो चीज़ और देखा था हम लोगों ने, है ना, 2 पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का, तो हीम और ग्लोबिन। हीम पार्ट से कौन जुड़ता है, ऑक्सीजन, और जो ग्लोबिन चेन से कौन जुड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट कार्बामिनोग्लोबिन का मूवमेंट कैसे होता है आरबीसीज के अंदर, और बाइकार्बोनेट आयंस का कैसे मूवमेंट होता है। कार्बामिनोग्लोबिन तो आसान है, जो वो डिसोसिएट कर देगा ऑक्सीमोग्लोबिन को, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और वो खुद कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाएगा। बाइकार्बोनेट में क्या था, डिसोसिएट हो जाता है कार्बोनिक एसिड H+ और बाइकार्बोनेट आयंस में H+ हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाएगा, तो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन बनाएगा। रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन फिर उस अपने बनने के हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करने के क्रम में ऑक्सीजन को भी रिलीज कर देगा। और इधर फिर क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन के लिए, बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा बनने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है आरबीसी में, तो आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है, डोनस मेम्ब्रेन, उसको क्रॉस कर जाता है, और आयन एक्सचेंजर प्रोटीन के थ्रू जो कि इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, क्लोराइड अंदर की तरफ आरबीसी के अंदर आ जाता है साइटोसोल में। तो प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट बाहर चला गया और क्लोराइड अंदर आया, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। इसको हैम्बर्गर फिनोमेना भी बोलते हैं। इस तरह हम लोगों ने 2 इफेक्ट के बारे में देखा था, साइंटिस्ट के नाम पे ये भी है, बॉहर इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट। बॉहर इफेक्ट किस में होता है, टिश्यूज़ में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीजन का रिलीज हो जाता है। और हेल्डेन इफेक्ट लंग में होता है, जो कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है एल्वियोलाई में, तो उसके कारण वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेता है, हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है एल्वियोलाई में। ठीक है, चलिए
कमिंग टू टुडेज टॉपिक, आज क्या है? रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का रेगुलेशन ना, मतलब कि ब्रीदिंग कैसे कंट्रोल होता है हमारे बॉडी में। हम लोग ब्रीथ करते हैं ना, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, है ना। जनरली कितना रेस्पिरेटरी रेट है बताइए? 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 12 से 16 बार रेस्पिरेशन होता है। तो कैसे ये रेगुलेट होता है? कभी कोई दौड़ देंगे, तेज कर दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें चेंजेस हो जाते हैं, अप एंड डाउन हो जाते हैं, या बहुत बार तो हम लोग रियलाइज भी नहीं करते कि सांस भी ले रहे हैं। तो ये फंक्शन रेगुलेट करता है दो तरीके से, एक तो नर्व के थ्रू, तो उसको न्यूरल रेगुलेशन बोलेंगे, और एक केमिकल्स के थ्रू, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह, हाइड्रोजन आयन, इस सब का कंसंट्रेशन के बेसिस पे उसको क्या बोलेंगे? केमिकल रेगुलेशन। ठीक है। और रेस्पिरेटरी रेट को हार्ट रेट वगैरह से कंफ्यूज नहीं करेगा। हार्ट रेट कितना होता है? 72 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली पर मिनट। उसका रेंज 60 टू 100 टाइम्स भी होता है, 60 टू 100 बीट्स पर मिनट। पल्स रेट कितना होता है? वही सेम, क्योंकि जो हार्ट बीट करता है वही ब्लड आर्टरी में फ्लो करता है, तो वही उसको नोट किया जाता है पल्स के माध्यम से। तो वो भी 72 टाइम्स पर मिनट होता है एवरेज। ठीक है। चलिए रेस्पिरेटरी रेट पे आ जाइए। कितना होता है? 12 से 16 पर मिनट, है ना। तो इसको पहले हम लोग समझते हैं न्यूरल रेगुलेशन के बारे में, उसके बाद हम लोग केमिकल रेगुलेशन पढ़ेंगे। न्यूरल रेगुलेशन के अंदर क्या है? पहले हम लोग ब्रेन का आना चाहिए, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक पार्ट्स जानना चाहिए क्या होता है। उसके बारे में हम लोग क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि जो हमारा कंट्रोल होता है ब्रेन के अंदर ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन क्या है उसको जानना पड़ेगा ना। तो देखिए, अगर ब्रेन को पार्ट की बात की जाए ना, साइड व्यू है, अगर ऐसे साइड से कोई देख रहा है, जैसे ये डायग्राम में भी बना हुआ है आपका साइड व्यू है, तो ये वाला इधर वाला एंड क्या हो जाता है? सामने वाला क्या एंड हो जाएगा? वेंट्रल एंड। और इधर पीछे वाला, पीठ के तरफ वाला क्या एंड हो जाता है? डॉर्सल। ये क्या हो गया? डॉर्सल एंड। ठीक है। तो सामने वाला जो है उसको फोर ब्रेन बोलते हैं। मेनली इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फोर ब्रेन 2 पार्ट्स का बनता है। जो आप लोग फोटोज वगैरह देखोगे ना ब्रेन का, जैसे अखरोट के जैसा कैसा स्ट्रक्चर बना रहता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, है ना। तो वो क्या होता है? सेरिब्रम। उसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। ठीक है। इट इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। देन दूसरा इसके में जो आप लोग नहीं जानते होंगे, नहीं सुने होंगे, उसको क्या बोलते हैं? डाई एनसेफेलॉन। डाई एनसेफेलॉन। ठीक है। एनसेफेलॉन वर्ड ब्रेन के लिए होता है ना। ये इसके बीच में ब्रेन सेरेब्रम के पास बीच में छिपा रहता है, तो बेसिकली अभी नहीं दिख रहा। अगर इसको डॉटेड चीज से अगर बनाएंगे तो सपोज यहाँ पे क्या होगा अप्रोक्सीमेटली इस एरिया में? डाई एनसेफेलॉन। ठीक है। तो ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। अगर तो 3 पार्ट हो गया। पहला क्या है? फोर ब्रेन हो गया। ठीक है। बीच वाला क्या हो गया? मिड ब्रेन। सेकंड पार्ट क्या है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या है? सेंटर। मिड नाम ही है तो मिडिल में है। यहाँ ग्रीन कलर से जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, तो इसका कोई पार्ट नहीं है। डिटेल्स तो नर्वस सिस्टम में पढ़ना ही है। ठीक है। फिर थर्ड पार्ट क्या है? हाइंड ब्रेन। थर्ड पार्ट क्या है? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या है? हाइंड मतलब पीछे होता है, तो ये पीछे की तरफ है ना, इधर पीछे की तरफ है। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होंगे। क्या क्या होंगे बताइए, किसी को मालूम है? पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखिए ये क्या है? ये पॉन्स, पी लिख दिया मैंने, है ना। ये वाला पार्ट क्या है? मेडुला। और ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर सब दिख रहा है इसके अंदर ना पीछे की तरफ, ये क्या है? सेरिबेलम, है ना। बेलम है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ऊपर वाला क्या है? सेरिब्रम है ना। ये क्या है? सेरिब्रम है। ठीक है। और ये सेरिबेलम है। और फिर ये मेडुला फिर नीचे कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। नीचे वाला क्या है? स्पाइनल
कॉर्ड के थ्रू नीचे कंटिन्यू हो जाता है। तो ये ओवरऑल ब्रेन का स्ट्रक्चर है, आप लोग को ये बेसिक एटलीस्ट इतना जान लीजिए। और हम लोग को क्यों इंपॉर्टेंट जानना है, तो पॉन्स और मेडुला से एसोसिएटेड होता है हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर्स, जो रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एक और टर्म जाने जी क्या होता है, ब्रेन स्टेम। व्हाट इज ब्रेन स्टेम? ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं? बहुत बार सुनेंगे स्टेम। स्टेम मतलब तना है ना, पीछे ये जो स्टेम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। दिस इज कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम। तो इसके अंदर तीन चीज क्या क्या आ गया बताइए? तीन चीज आपने देखा ना, तीन चीज को मैंने इंक्लूड किया है। तो पहला सबसे ऊपर हरा वाला क्या हो गया? मिड ब्रेन हो गया, और पॉन्स हो गया, और मेडुला। तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, ये तीनों मिला के क्या बनते हैं? ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला को ब्रेन स्टेम बोलते हैं। और हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर्स कहाँ लोकेटेड होगा? पॉन्स में और मेडुला में। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेंटर्स हमारे क्या क्या प्रेजेंट है हमारे ब्रेन में। रेस्पिरेटरी सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर क्या है जो कंट्रोल करता है सबको? वो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये शॉर्ट में RRC। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पे लोकेटेड होता है? मेड्यूला में। ठीक है, मेड्यूला में ये लोकेटेड होता है। ठीक है, ये नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता है ना। मेनली नॉर्मल इंस्पिरेशन का जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर ही ना नॉर्मल इंस्पिरेशन में क्या होता है बताइए? हमने पढ़ा है ना, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम, ये दोनों का क्या करना है बताइए? कॉन्ट्रैक्शन है ना। इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन से ही डायफ्राम से वर्टिकल डायमीटर बढ़ जाता है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल से हॉरिजॉन्टल डायमीटर बढ़ जाता है। तो जिसके कारण ओवरऑल लंग का, वो थोरेसिक चेम्बर का, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने के कारण फिर बाहर का हवा अंदर आ जाता है, तो इसके कारण इंस्पिरेशन होता है। तो यही फंक्शन है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर यहाँ से ना सिग्नल भेजता है किसको? दो चीज को है ना, एक तो डायफ्राम, ये वाला डायफ्राम है ना, डायफ्राम को भेजेगा। तो डायफ्राम को किस नर्व के थ्रू जाता है? फ्रेनिक नर्व। कौन सा नर्व? फ्रेनिक नर्व। और ये वाला कौन सा जो मसल के नाम पे है वही याद है ना, EICM। EICM नर्व हो गया, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंस्पिरेशन है लेकिन नाम ई है, एक्सटर्नल है ना, कंफ्यूज नहीं करिएगा। एक्सटर्नल और इंटरकॉस्टल, पता है इंटरकॉस्टल क्यों होता है? कोई कॉस्टल रिब्स के लिए वर्ड होता है, तो दो कॉस्टल के बीच के मसल्स को क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टल। और बाहरी सतह पे है तो क्या उसको बोलेंगे? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो ये दो मसल को ये एक्टिवेट करता है। ठीक है, 1 and 2, ये दो नर्व्स के थ्रू मसल्स को एक्टिवेट करता है। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम में को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो फिर इंस्पिरेशन हो जाता है। तो ये वाला कौन सा करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का ग्रुप का अगर नाम याद करेगा तो उसको रेस्पिरेटरी ग्रुप भी बोलते हैं, या फिर रेस्पिरेटरी एरिया, उसको डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप भी बोला जाता है। डॉर्सली साइड कुछ न्यूरॉन्स लोकेटेड होते हैं बेसिकली ना, जो भी नर्व्स ऐसा ऐसा लोकेशन होता है, नर्व्स बना होता है ऐसा। सेल बॉडीज पढ़े होंगे ना, इसको सेल बॉडीज जहाँ पे डेंड्राइट होते हैं। तो जो भी सेल बॉडीज जहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल बॉडीज प्रेजेंट है, तो उसके ना यहाँ भी पूरा लंबा है तो बोलेंगे कौन सा, किसको इधर नर्व बोलेंगे, वहाँ नर्व बोलेंगे। लोकेशन कैसे डिसाइड करिएगा? जहाँ पर सेल बॉडीज होगा। तो इसका सेल बॉडीज डॉर्सली साइड लोकेटेड है, तो उसको इंस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, और मेडुला में ना ये बस ये नॉर्मल चीज होता है ना, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो इंस्पिरेशन हो जाएगा, और भी ये मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे तो बस एक्सपिरेशन हो जाएगा, सांस बाहर चला जाएगा। तो बस सांस बाहर चला जाना नॉर्मल इलास्टिक रिकॉइलिंग ऑफ लंग हो जाता है। तो वापस इलास्टिक रबर कैसे होता है ना, उसको खींच दो है ना, फिर छोड़ दो तो वापस अपने पोजीशन पे चला जाता है, वैसे इसमें होता है। तो इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस होता है और एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर कुछ चीज होती है फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बारे में, उसके लिए एक और लोकेटेड होता है इस आगे की तरफ है ना, डॉर्सल वेंट्रल, आगे वेंट्रल हो गया ना, तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स उसको बोलते हैं, या फिर
एक्सपिरेटरी एरिया या फिर एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स। तो इधर इसके अंदर हो गए। तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के दो पार्ट हो गए, एक तो इंस्पिरेशन कराने वाला और एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन कराने वाला। फोर्सफुल एक्सपिरेशन जब जरूरत पड़ेगा ना, जब ज़्यादा सांस है ना ज़रूरत है, तो किस क्या कौन कौन मसल्स को एक्टिवेट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एसेसरी रेस्पिरेटरी जो मसल्स है, और फिर मिली एब्डोमिनल मसल्स हो गया ना, एब्डोमिनल मसल हो गया, और फिर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है ना, एब्डोमिनल 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 मसल्स को एक्टिवेट करता है, और इंटरनल इंटरकॉस्टल है ना, इसमें इंटरनल वर्ड आ गया है ना, इंटरनल फोर्सफुल के लिए इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन में समझ गए क्या है, डॉर्सल वाला ही सब कुछ कर देता है, उसके कारण ही हो गया है ना। और फिर फोर्सफुल एक्सपिरेशन कराना है तो क्या होगा, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिवेट हो जाता है, तो यहाँ के नर्व्स इसको सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया भी या रिदमिसिटी सेंटर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये अबाउट नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है ना, उसके अलावा भी और दो सेंटर होता है ना। नॉर्मल का तो जान गए, ठीक है, और नॉर्मल में देखिए, नॉर्मल का मैंने यहाँ बनाया है डॉर्सल वाला वेंट्रल ग्रुप जो भी है वो क्या करेगा, नॉर्मल इंस्पिरेशन कराएगा, और वेंट्रल वाला क्या कराएगा, फोर्सफुल एक्सपिरेशन करवाएगा। ठीक है, और फिर एक और चीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट जान लीजिए क्या होता है, पेस मेकर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये किसको बोलते हैं, ये जो मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया होता है ना, उसी में लोकेटेड होता है ना। थ्रू आउट ऑफ सिलेबस है, बट इफ यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न द नेम ऑफ दिस सेंटर है ना। ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, प्री बॉडजिंगर कॉम्प्लेक्स है ना, प्री बॉडजिंगर कॉम्प्लेक्स, इसको पेस मेकर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोला जाता है, जो नॉर्मल रिदमिसिटी को बनाए रखता है, प्री बॉडजिंगर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इज ऑल्सो लोकेटेड इन द मेडुला ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो ये मेडुलरी ग्रुप का ही पार्ट है, एक एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, डॉर्सल हमने पढ़ा था, वेंट्रल ग्रुप पढ़ा था, इसके अलावा एक और है। चलिए पोंटाइन ग्रुप क्या है ना, अब पॉन्स के बारे, ये तो मेडुला के बारे हो गया जो कि नॉर्मल इंस्पिरेशन या फोर्सफुल एक्सपिरेशन में काम आया। अब फिर पोंटाइन ग्रुप, पोंटाइन मतलब क्या हो गया, पॉन्स से रिलेटेड है, पॉन्स से पोंटाइन, पॉन्स में कैसे न्यूरॉन्स सेल बॉडीज कैसे लोकेटेड है उसके बारे। तो उन सेल बॉडीज के क्या बोलेंगे, दो सेंटर है, एक तो क्या है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और दूसरा क्या है एपन्यूस्टिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक और एपन्यूस्टिक। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक का फंक्शन याद करने के लिए क्या करेगा, टैक्सिक है ना, टैक्स लगाता है, किसी चीज़ पे टैक्स लगाइएगा, रोक लगाइएगा तो क्या रोक लगाता है, इसका काम है रोक लगाना, इनहिबिट करना, नेगेटिव सिग्नल देता है। ठीक है, और फिर एपन्यूस्टिक है ना, एपन्यूस्टिक है ना, एस्टिक ना, तो स्टिमुलेटरी से सिंबल देता है, सिग्नल देता है, तो ये उसका अपोजिट है पॉजिटिव। ठीक है ना, एक याद रखिएगा ना, टैक्स देने वाला कोई भी चीज़ है ना, कोई रोक लगा रहा है, निगेटिव कर रहा है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर किस चीज़ को रोक लगा रहा है ना, जो कि हम लोग अभी देखेंगे, इंस्पिरेशन को रोकने में करेगा, स्विच ऑफ कर देता है वो। ठीक है, चलिए अब कैसा, कितने देर का इंस्पिरेशन कितने सेकंड का होता है, एक्सपिरेशन कितने सेकंड का होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये सब सेंटर्स के बारे में समझ गए है ना। एक मेन क्या है, आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, जो कि नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में काम करता है, और फोर्सफुल एक्सपिरेशन में इसके अंदर एक पेस मेकर भी होता है जिसको प्री बॉडजिंगर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये हो गया आपका आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। दूसरा सेंटर क्या है, ये वाला जो सेंटर था ये मेडुला में है। ठीक है, दूसरा सेंटर जो है पॉन्स में है ना, पॉन्स वेरुलाई भी बोलते हैं, पता है ना। तो उसके पॉन्स के न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है किसमें, अपर पार्ट में है ना, अपर वाले पार्ट में क्या होगा, न्यूमोटैक्सिक प्रेजेंट होगा अपर सेंटर में, और इसका फंक्शन क्या, इनहिबिटरी सिग्नल देना, और एपन्यूस्टिक लोअर पॉन्स में लोकेटेड होता है, इसका पॉजिटिव सिग्नल्स, स्टिमुलेटरी सिग्नल्स ये सेंड करता है। ठीक है, अपर पॉन्स
न्यूमोटैक्सिक, लोअर पॉन्स, एपन्यूस्टिक। ठीक है, चलिए ये मैंने आपके लिए लिख भी दिया है। देखिए क्या है, आरआरसी मेडुलरी रिदम सेंटर भी बोलते हैं इसको। इट कंट्रोल्स द बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, अदर साइड्स में क्या क्या है, दो सेंटर जो है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो अपर पॉन्स में लोकेटेड है, एपन्यूस्टिक सेंटर जो कि लोअर पॉन्स में लोकेटेड है। इनका क्या, ये ब्रेन स्टेम है ना, ब्रेन स्टेम में तो है ही, ब्रेन स्टेम हमने पढ़ा है। ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ओब्लंगाटा, इसको मिड ब्रेन बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स मिड ब्रेन स्टेम में तो होगा। इसका फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट द ट्रांजिशन बिटवीन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो कोऑर्डिनेट करता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को, कैसे ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये ग्राफ नहीं है, ये सिंपल एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। देखिए है ना, मैंने ये वाले में आपका दिखाया, तो देखिए ट्रैफिक सिग्नल भी बना के रखा हुआ है, जिससे कि सिग्नल मतलब क्या करता है ना, कोई भी लाल सिग्नल रोकने वाला, हरा सिग्नल स्टार्ट करने वाला। तो लाल सिग्नल का क्या काम करेगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसमें काम करेगा, और हरा वाला स्टार्ट करेगा कोई भी चीज को। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत होता है नॉर्मल एक्सपीरेशन से। नॉर्मल एक्सपीरेशन से चालू हुआ। नॉर्मल एक्सपीरेशन कितने सेकंड के लिए होता है, 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड के लिए हम लोग सांस अंदर लेते हैं। ठीक है, तो इसका ड्यूरेशन कितना हो गया, 2 सेकंड। ये ड्यूरेशन हो गया 2 सेकंड का। ठीक है, फिर इसके बाद ये सांस जब लिए तो कौन से मसल्स एक्टिव हुआ बताइए, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ये एक्सपीरेशन हो गया, तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, इंस्पिरेशन, है ना, इंस्पिरेशन शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इंस्पिरेशन हो गया। और फिर उसके बाद 3 सेकंड के लिए क्या होगा, एक्सपीरेशन। क्या होगा, एक्सपीरेशन, सांस छोड़ेंगे कितने सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। तो 2 सेकंड के लिए सांस लेंगे, फिर 3 सेकंड के लिए सांस छोड़ेंगे। तो ये दोनों मसल्स, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको रिलैक्स करने के लिए कौन, इसको स्विच ऑफ है ना, इसको शांत रहने के लिए कौन बोलता है, 3 सेकंड वाला जो शांत वाला है, जो टैक्स लेगा, कौन है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसको रोकेगा 3 सेकंड के लिए, बोलेगा भाई रुक जाओ, है ना। तो 2 सेंटर्स है ना, 2 दोस्त है, एक इसको शांत कर देगा 3 सेकंड के लिए, और दूसरा इसको शुरुआत करेगा। ठीक है, एक उसका फिर शुरुआत करेगा। तो शुरुआत कौन करेगा, शांत हो जाएगा तो फिर वापस से सांस लेना है ना, 3 सेकंड के लिए रोक दिया उसको, फिर सांस तो लेना है ना, फिर तो आदमी मर ही जाएगा, है ना। तो सांस स्टार्ट कराने के लिए जो उसका दोस्त, एक और अच्छा दोस्त है उसका, है वो क्या है, एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। फिर जब बेचारा रुक गया था ना, हरी झंडी उसको दे दिया एपन्यूस्टिक सेंटर, तो फिर अपना काम करने लगेगा। फिर ये जो मसल्स है, मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 2 सेकंड के लिए होगा, फिर 3 सेकंड के लिए। तो इसी तरह से कंटिन्यू होने लगेगा। ठीक है, तो 2 सेकंड के लिए फिर इंस्पिरेशन होगा, फिर न्यूमोटैक्सिक सेंटर 3 सेकंड के लिए बोलेगा शांत रहो, फिर उसके बाद उसको बोलेगा, उसका अच्छा दोस्त आ जाएगा एपन्यूस्टिक सेंटर, जो स्टिमुलेट करेगा, बोलेगा नहीं चल भाई चालू हो जाओ, फिर उसको स्टार्ट करेगा। तो फिर 2 सेकंड के लिए फिर इंस्पिरेशन होगा ना, तो इसी तरह ऐसा सीक्वेंस चलता जाएगा। फिर उसके बाद 2 सेकंड के लिए होगा, फिर उसके बाद न्यूमोटैक्सिक सेंटर शांत करेगा, तो फिर ये आपका रुक जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे डिनोट कर दिए। होप आपको ये समझ में आया क्या हो रहा है। मतलब कि पहले 2 सेकंड के लिए इंस्पिरेशन हो रहा है, 3 सेकंड के लिए एक्सपिरेशन हो रहा है। तो 5 सेकंड हो गया ना एक, तो हम लोग 12 बोलते हैं ना, 12 टाइम्स होता है ना, एवरेज है ना, 12 से 16, है ना। तो 12 पचे कितना होता है, 60 सेकंड हो गया ना। तो एक टाइम को 5 सेकंड लग रहा है, तो इस तरह से 60 सेकंड्स में आपका 12 बार ये ऐसा रिपीट होगा। ठीक है, अगर एवरेज की बात किया जाए तो याद रखना है, इंस्पिरेशन के लिए मसल्स, इंस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व है, और इसको एक्टिवेट कौन करेगा, जो इसका रिदमिक सेंटर है, आरआरसी वाला इसको एक्टिवेट करेगा,
और फिर उसके बाद न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ना, ये जो इंस्पिरेशन कौन करा रहा है, इंस्पिरेशन है ना, आरआरसी ग्रुप है ना, आरआरसी सेंटर, आरआरसी सेंटर, ठीक है। अगर एग्जैक्ट बात किया जाए तो आरआरसी सेंटर के अंदर कौन सा होगा, इंस्पिरेटरी, जो भी इसका इंस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है वो इसको इंस्पिरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूमोटैक्सिक सेंटर आएगा, शांत रखेगा उसको 3 सेकंड के लिए। समझो किसके पास बहुत पावर है ना, ऐसा समझो कि बहुत पावरफुल है आरआरसी सेंटर। अगर उसको शांत नहीं किया जाए तो एकदम चलते रहेगा, इतना चलते रहेगा कि पता चला कि लंग से फूलने लगा है ना, इतना फूल जाएगा कि ब्लास्ट कर जाएगा है ना, तो बर्स्ट नहीं कराना है ना तो लंग्स को, इसीलिए उसको शांत करने के लिए एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी है 3 सेकंड के लिए, ठीक है। इस पूरे रिफ्लेक्स के लिए है ना, लंग्स में कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी लोकेटेड होते हैं जिनको हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स भी कहा जाता है, जिसके कारण कि लंग्स को ज़्यादा अपने साइज से ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया जाता है, ठीक है। चलिए 2 पॉइंट्स देख लीजिए क्या है ना। फोर्सफुल ब्रीदिंग में क्या होता है, नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द इंस्पिरेटरी एरिया या न्यूरॉन्स दे एक्टिवेट द एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स, तो एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेंगे तभी ना फिर जो एक वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, जो एक्सपिरेटरी एरिया है, वो किसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंटरनल इंटरकॉस्टल और एब्डोमिनल मसल में। तो ये फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात है, ठीक है। नॉर्मल में हम लोग जो ये पढ़े हैं ये नॉर्मल के बारे ऐसा पढ़े हैं ना। एक जो एबनॉर्मल होगा तो उसके अंदर एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स भी काम करने लगेंगे, ठीक है। हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स क्या है, हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है, इट इज इनिशिएटेड बाय लंग एक्सपेंशन विच एक्साइट्स स्ट्रेच रिसेप्टर्स, मतलब कि कुछ रिसेप्टर्स ऐसे हैं जो कि मैकेनिकल रिसेप्टर्स उनको बोला जाता है, लंग्स वगैरह में प्रेजेंट है, जो कि अगर स्ट्रेच ज़्यादा हुआ तो वो सिग्नल सेंड करते हैं मेडुला को है ना, वेगस नर्व के द्वारा, और फिर वो बोलते हैं कि भाई बस हुआ, ज़्यादा नहीं फूलना है वरना लंग फट जाएगा। तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये इसको याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स, है ना। रिफ्लेक्स क्या है, कोई भी चीज़, जैसे कोई भी गर्म चीज़ चट गया था तुरंत हटा देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होता है एकदम फास्ट। तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स का फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग बाय इनहिबिटिंग द इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन को इनहिबिट करेगा, वरना बताया ना वो इतना पावरफुल है आरआरसी इंस्पिरेटरी सेंटर उसका इतना पावरफुल है कि पता चला वो उसको शांत नहीं किया गया है ना 2 सेकंड के लिए, इसीलिए होता है 2 सेकंड बाद उसको 3 सेकंड के लिए शांत कर दिया जाता है। तो इसीलिए 2 और सेंटर्स प्रेजेंट है, न्यूमोटैक्सिक और एपन्यूस्टिक सेंटर, इसको रिदमिसिटी को बनाए रखने के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट केमिकल रेगुलेशन, ठीक है। केमिकल रेगुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ओके। केमिकल रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन मतलब कैसे केमिकल्स से हमारा ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन कैसे कंट्रोल होता है। कौन से केमिकल्स, मेनली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। जैसे कि ब्लड के अंदर अगर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा बनने लगा है ना, कोई भी चीज़ के कारण से अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, यानी कि अब क्या बनेगा बताइए, कार्बोनिक एसिड है ना, वाटर के साथ रिएक्ट कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड फिर हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस में ब्रेक डाउन कर जाते हैं, डिसोसिएट कर जाते हैं। तो इसी से H+ जो आयंस और वहाँ का इंक्रीज हो जाता है, एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो उस लेवल को ठीक करना होगा ना, ज़्यादा बढ़ गया कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको नॉर्मल लाना होगा। तो ये भी किसके मदद से होता है, कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। कीमो रिसेप्टर्स एक्चुअली में सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि सेंस करते हैं इन चेंजेस को, और फिर ये सिग्नल सेंड करते हैं किसको, आरआरसी को, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को सेंड कर देते हैं, जो कि मेडुला में लोकेटेड है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो चेंजेस अपना रिदम में लाता है, इट मैनेजेस द चेंजेस। जैसे कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज में जोर से सांस ले रहे हैं ना, जोर से सांस लेना पड़ता है, तो वो फिर इंस्पिरेशन को फास्ट कर देता है, एक्सपिरेशन को फास्ट कर देता है, तो जल्द, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन आए, ताकि फिर जो बॉडी के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो जम गया उसको फिर वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। या फिर इवन लैक्टिक एसिड से उसमें ज़्यादा जम गया तो उनको रिप्लेस करने के लिए
ऑक्सीजन का ज़्यादा इनटेक कर दिया जाता है। तो ये कैसे होता है? इन कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स इनका शुरुआत करते हैं, इनको सेंस करते हैं। दे आर एक्चुअली एक स्पेशल टाइप के सेंसरी सेल्स होते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो कीमो रिसेप्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, एक होते हैं पेरिफेरल। सेंट्रल मतलब कि कोई भी वर्ड जनरल नर्वस सिस्टम में सेंट्रल इज रिलेटेड टू जो ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में जो स्ट्रक्चर लोकेटेड होता है उसको सेंट्रल बोलते हैं, बाकी को पेरिफेरल। ठीक है, तो ये हमारे मेडुला में लोकेटेड होता है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स मेडुला में लोकेटेड होता है एडजेसेंट टू द आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर के बगल में लोकेशन इसका होता है। इट इज़ वेरी कीमोसेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव टू व्हाट? टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन मेनली H+ आयन, है ना। ऑक्सीजन का ज़्यादा इसमें रोल नहीं होता है कीमो रिसेप्टर्स में। मेनली दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड हाइड्रोजन आयन लेवल। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर पेरिफेरी में जैसे कि कुछ ब्लड वेसल्स में लोकेटेड होते हैं, जैसे कि आर्क ऑफ एओर्टा होता है ना। एओर्टा जो बेंड होता है ना, जो हार्ट से निकल के डिस्ट्रीब्यूट करेगा फुल बॉडी में ब्लड को, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो वहाँ पे आर्क जो बेंड होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्क ऑफ एओर्टा। वहाँ पे कुछ एओर्टिक बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, है ना, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल सेल्स, उनको क्या बोलते हैं? एओर्टिक बॉडीज। सिमिलरली कैरोटिड बॉडीज भी प्रेजेंट होता है। कैरोटिड बॉडीज ना, ये देखिए क्या क्या है? एरोटिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज। कैरोटिड बॉडीज का लोकेशन कहाँ है? जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होता है इसका बाइफर्केशन हो जाता है एक्सटर्नल और इंटरनल में, तो उसके बाइफर्केशन पे, इसके ये बाइफर्केशन पे ऐसा लोकेटेड होता है। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, यहाँ से आता है ना। ये भी आर्क ऑफ एओर्टा के ना ब्रांचेस निकलते, उसी का ब्रांच होता है। तो यहाँ पे कुछ बॉडीज बने होंगे, है ना, कुछ बॉडीज यहाँ पे होंगे, उसको क्या बोलेंगे? एओर्टिक बॉडीज। और कुछ बॉडीज यहाँ पे होंगे तो उनको क्या बोलेंगे? कैरोटिड बॉडीज। आई होप यू गॉट दिस टू टर्म्स। ठीक है, एओर्टिक बॉडीज हो गया और फिर क्या है? कैरोटिड बॉडीज। चलिए, ये भी क्या करते हैं? ये भी सेंस करेंगे। सेम दोनों का वही फंक्शन है, सेंस करेंगे ना। ब्लड में ज़्यादा आर्टेरियल ब्लड हो गया ना, तो आर्टरी में, आर्टरी है ये, तो आर्टेरियल ब्लड में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल या आयन का, हाइड्रोजन आयन का लेवल ज़्यादा हो गया, तो ये भी सिग्नल सेंड करेंगे किसको? आरआरसी को, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को, जो कि मेडुला में लोकेटेड होता है। फिर अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस आएगा इंस्पिरेशन और रेस्पिरेशन में। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज या रनिंग में ये काम करते हैं ये दोनों चीज। ठीक है, जिसके कारण कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, या कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बन गया या लैक्टिक एसिड ज़्यादा बन गया। तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर क्या है ना, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में डिटेक्ट करेंगे ना, क्योंकि ये तो मेडुला में है ना, वहाँ मेडुला में लोकेटेड है एडजेसेंट, तो वहाँ पे ये चेंजेस किसको डिटेक्ट कर देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस का। ठीक है, सिग्नल आरआरसी को सेंड करेगा और फिर वो उसमें चेंजेस आएगा। ठीक है, रेगुलेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन का उसमें लेवल को डिटेक्ट करता है। कैरोटिड बॉडीज किसमें? आर्टेरियल ब्लड के लेवल को डिटेक्ट करेगा ना, जो हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन या फिर पीएच है ना, पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड इसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, कैरोटिड बॉडी क्या होते हैं? स्पेशल नर्व सेल्स है जो कि लोकेटेड होते हैं किसमें? बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी में। स्लाइट चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना ब्लड में, उसको हाइपरकैप्निया या हाइपर कार्बिया भी बोलते हैं ना, बी होगा हाइपर कार्बिया, कार्बन का कार्बिया, आर के मतलब बी होगा। ठीक है, हाइपर कैप्निया। तो दिस स्टिमुलेट्स द कीमो रिसेप्टर्स, तो ये स्टिमुलेट करेगा कीमो रिसेप्टर से। और सिग्नल कैसे सेंड करेगा? कौन से नर्व से? कैरोटिड बॉडी कौन से नर्व से सेंड करता है मेडुला को सिग्नल? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। एओर्टिक बॉडीज भी कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है एओर्टिक आर्क में। ये सिग्नल कैसे सेंड करेगा? जो सेंस करेगा राइज इन पीएच और पार्शियल प्रेशर को, जो सेंस किया अपना सेंस कर दिया ना, कीमो रिसेप्टर है मतलब कि रिसेप्ट करेगा, रिसीव करेगा कोई केमिकल का चेंज, तो रिसीव करके सिग्नल कहीं भेजना होगा ना, तो ब्रेन को, मेडुला को भेजता है। तो किसके नर्व के थ्रू? वेगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू भेजता है मेडुला में। फिर वहाँ आरआरसी के पास पहुँच गया सिग्नल, फिर वो अपना रिदम में चेंजेस लाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज हो रहा है तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो फिर ज़्यादा ब्रीदिंग होने लगे, तो ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आए।
ठीक है, तो ये ओवरऑल हम लोगों ने आज देखा कैसे रेगुलेशन का कंट्रोल होता है, रेस्पिरेशन का कैसे रेगुलेशन होता है। दो टाइप का है, एक तो न्यूरल से हुआ नर्वस सिस्टम के थ्रू, और दूसरा केमिकल्स के थ्रू, तो उसको केमिकल रेगुलेशन बोलते हैं। 3 सेंटर्स हमने पढ़ा न्यूरल रेगुलेशन में, क्या होते हैं बताइए। आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, जिसके अंदर 2 एरिया है, एक जो कि इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है और जो एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाला डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप या फिर उनको इंस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ये इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, सिग्नल सेंड करेगा डायफ्राम को, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो हवा बाहर से अंदर आ जाएगा। तो इस तरह इंस्पिरेशन होगा, और यही सेम मसल्स इनएक्टिव हो जाएंगे, है ना। ये जो एक्टिव हुए मसल्स ये 2 सेकंड के लिए होते हैं इंस्पिरेशन, फिर यही मसल्स फिर रिलैक्स हो जाएंगे 3 सेकंड्स के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सपिरेशन। तो सांस बाहर चला जाएगा। ठीक है, और ये सांस बाहर चला जाना ये भी पैसिव प्रोसेस है। और अगर फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात करें तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन में कौन सा इन्वॉल्वमेंट होगा, किसका, वेंट्रल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये दिस इज ऑल्सो लोकेटेड इन द मेडुला। ठीक है, तो ये किसको सिग्नल सेंड करता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स को और एब्डोमिनल मसल्स को। ठीक है, इसके कारण लंग्स का वॉल्यूम और कम कर दिया जाता है, थोरेसिक वॉल्यूम और कम हो जाता है, तो सांस और बाहर जल्दी जोर से बाहर चला जाता है। तो ये 2 सेंटर्स है ना, इन दैट कम्स अंडर द आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, और 2 और सेंटर्स है ना, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या है बताइए, टैक्सिक याद कराया ना, टैक्स है, तो न्यूमोटैक्सिक नेगेटिव सिग्नल सेंड करेगा, इनिबिटरी सिग्नल सेंड करेगा, जिसके कारण कि वो इंस्पिरेशन को रोक देता है ना, स्विच ऑफ कर देता है, तो 3 सेकंड के लिए वो रिलैक्स करता है। ठीक, फिर उसके बाद एपन्यूस्टिक सेंटर क्या है, ये स्टिमुलेटरी सिग्नल करता है, तो 3 सेकंड के बाद जो रुक गया है तो उसको फिर वो रीस्टार्ट करता है, तो रीस्टार्टिंग फिर किससे होता है, एपन्यूस्टिक सेंटर, फिर वापस से इंस्पिरेशन चालू होगा। तो इसी तरह एक रिदम बना रहेगा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का, दैट अकर्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट इन ह्यूमंस। चलिए एनसीईआरटी को देख लीजिए, क्या है, रेगुलेशन ऑफ respiration. Human beings have significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of body tissues. Yes, this is done by the neural system. ठीक है, the specialized center in the medulla region, मेडुला को मेडुला ऑब्लोंगाटा भी बोलते हैं, ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या नाम है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, हमने पढ़ा है। इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। अगर नर्वस न्यूरल रेगुलेशन की बात की जाए तो ये इम्पॉर्टेंट, दिस इज मेन रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है ना कि सारे सेंटर का नाम दिया हुआ है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, तो क्या आंसर होगा, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, इट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए, क्या है, अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, है ना, पॉन्स को पॉन्स वेरुलाई भी बोलते हैं, रीजन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मॉडरेट कर देता है, हमने पढ़ा है कि इनहिबिट करता है। ठीक है, फिर न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, लिखा हुआ है ना, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, and thereby alter the respiratory rate। फिर एक कीमोसेंसिटिव एरिया की बात कर रहा है, कीमो रेगुलेशन की, इसमें is situated adjacent to the rhythm center which is slightly sensitive to, which is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ions, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustments in the respiratory process by which the substances can be eliminated। ठीक है, तो उसमें चेंजेस लाता है ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है ना जल्दी जल्दी बाहर निकल जाए, ज़्यादा सांस लेता है ना, ताकि ऑक्सीजन का इनपुट ज़्यादा हो।
तो receptors associated with aortic arc or carotid artery, aortic bodies or carotid bodies can also recognize changes in carbon dioxide and hydrogen ion concentration and send necessary signals to the rhythm center for remedial actions. Okay, the role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant होता है, तो इसका ज़्यादा रोल नहीं होता. ये भी क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है. तो ऑक्सीजन का रोल बहुत कम होता है. मेन फंक्शन कीमोरेगुलेशन में किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का लेवल का बढ़ना. तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा. प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको समझ में आया हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल डॉक्टर उज्जवल बायोलॉजी क्लासेस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.